डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में सेकेंड यूनिट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डिफरेंट जो टाइप्स के रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बहुत सारे जो हैं मेथड्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। उनमें से 3 जो मेथड्स हैं वो हमारे सिलेबस के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें है वायु प्रशीतन प्रणाली, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली और वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली। इसके अंदर आज फर्स्ट ईयर जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके अंदर रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो है हम देखते हैं वायु प्रशीतन प्रणाली क्या है। तो वायु प्रशीतन जो प्रणाली है उसका प्रयोग कॉमर्शियल रूप से बहुत पहले से होता, प्राचीन समय से इसका प्रयोग जो है होता रहा है। वायु प्रशीतन प्रणाली जो है इसे यूज़ करने का रीज़न जो है वो ये था कि वायु जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली अवेलेबल है, तो इसीलिए इसका प्रयोग इनिशियल में जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया था उसको वायु को एज ए रेफ्रिजरेंट बहुत प्राचीन समय से यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट जो है इसका रीज़न जो यूज़ करने का है, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड जो है यह सबसे प्राचीन जो मेथड है वायु प्रशीतन प्रणाली यूज़ करने का। रीज़न इसका यह है कि एयर इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इजीली अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। बिना किसी मूल्य के वातावरण में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वायु अवेलेबल है, इसीलिए सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया ठंडक प्रदान करने के लिए, किसी स्पेस को ठंडा करने के लिए, उसमें वायु का जो है उपयोग किया गया। बाद में धीरे धीरे इसका जो प्रयोग है वो ऑब्सोल्यूट हो गया, यह प्रचलन में जो है कम होनी स्टार्ट होगी। इसका रीज़न ये था ऑब्सोल्यूट ड्यू टू लो COP, निष्पादन गुणांक है जो वो इसका वायु एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करने पर जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो बहुत कम आता है, और हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो प्रचालन लागत है जो वो उसमें बहुत ज़्यादा है। हमें कंप्रेसर और सारे जो चाहिए वो बड़ी साइज़ में चाहिए, उनको रन करवाने के लिए हमें ज़्यादा इनपुट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिएगी, इसीलिए इसका प्रयोग धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो गया। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग जैसे जैसे वैमानिकी के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार होने हैं और जिस तरीके से एलोबरेट हो रहा है स्पेस जो है, उसके कारण इसका प्रयोग अब धीरे धीरे पुनः जो है वैमानिकी के क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है। तो वर्तमान में वायु प्रशीतन चक्र की जो उपयोगिता वो है बढ़ रही है, क्योंकि वायुयानों में वातानुकूलन जो एयर कंडीशनिंग का प्रयोग है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जैसे जैसे वैमानिका का क्षेत्र जो है वो विकास हो रहा है, वैसे वैसे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की उपयोगिता और उपयोग बढ़ रहा है। वायुयानों में जो है रीज़न इसका यूज़ करने का वो यह है कि वायुयानों में उच्च दाब की हवा की उपलब्धता जो है ज़्यादा हाइट पर हाई प्रेशर की एयर है वो पहले से अवेलेबल है, तो इसीलिए जो है हमें ज़्यादा बड़ी साइज़ में कंप्रेसर नहीं चाहिए। वायु प्रशीतन इकाइयों का छोटा आकार जो है और कम भार वैमानिकी के क्षेत्र में वायु प्रशीतन के उपयोग को प्रेरित करते हैं कि इसके जो टोटल ओवरऑल भार है उस COP के लिए वो कम और इजीली जो है हाई लेवल पे एज ए रेफ्रिजरेंट जो है एयर इजीली अवेलेबल है, और छोटा आकार जो है जो इसको भार की तुलना में जो रेशियो है कि हमें कम भार का जो विमान है उसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूनिट जो है कम वेट की लगानी होगी, तो इसीलिए इसका प्रयोग आजकल पुनः जो है वैमानिकी के क्षेत्र में बढ़ रहा है। जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको मेनली जो 2 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 वर्ग हैं उसके। एक है खुला वायु प्रशीतन प्रणाली, जिसमें एयर जो है उसको यूज़ करके हम वापस से ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, एयर को यूज़ करके एज ए रेफ्रिजरेंट और सीधा हम प्रशीतक पदार्थों के ऊपर उसको थ्रो कर देंगे या स्प्रेड कर देंगे, और फिर ये वापस वायुमंडल में छोड़ देंगे इसको, और फिर कंप्रेसर से फिर से सक करके इस तरीके से वर्क करेंगे। और सेकंड है बंद वायु प्रशीतन प्रणाली। इसके अंदर हम जो है एक चक्र के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ एयर का परिसंचरण जो है बार बार हम उसको सर्कुलेट करेंगे, और इससे हम क्या हाई प्रेशर जो है वो गेन कर सकते हैं, तो जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। किस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं क्लोज सिस्टम के वो हम देखते हैं कि क्लोज सिस्टम वर्सेज ओपन सिस्टम में जो है खुला तंत्र जो वायु प्रशीतन चक्र और बंद प्रशीतन चक्र है, इनमें आपस में
क्या बेनिफिट है बंद में, तो जो सक्शन जो है क्लोज साइकिल, उसमें सक्शन टू कंप्रेसर इन क्लोज सिस्टम मे बी एट हाई प्रेशर। जो हम यदि एयर जो है क्लोज साइकिल में रहेगी तो हम प्रेशर को ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। हैंस द साइज ऑफ एक्सपेंडर और कंप्रेसर जो यूज़ होंगे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, उनकी साइज, जो कंप्रेसर और एक्सपेंडर है उनकी साइज़ क्या होगा, वो हम कम रख सकते हैं। इसीलिए जो है क्या होगा, इसमें COP की जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि हम हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो ज़्यादा जो है हम उसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक्सपेंडर में ज़्यादा उसको एक्सपेंड कर पाएंगे, तो लो टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट अवशोषित कर सकते हैं। साथ ही साइज कम है तो हमें इलेक्ट्रिकल इनपुट जो कम करना पड़ेगा, तो वर्क इनपुट कम होगा, तो हमारे COP वो है बढ़ जाएगी इसमें। तो क्लोज सिस्टम में जो COP है वो हाई होगी और सारी जो साइज़ है कंप्रेसर उनकी कम होगी और हम हाई प्रेशर पे उसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है, इन ओपन सिस्टम एयर पिक्स अप द मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट चैम्बर। जिस चैम्बर में हम एयर को उसमें थ्रो करते हैं, वहाँ से वो क्या करेगा, मॉइस्चर कंटेन है उसको एयर जो है वो ले लेती है, और जो टेम्परेचर है एयर का वो बहुत कम है, तो वो एयर के अंदर जो मॉइस्चर जब उसके साथ सम्मिलित होगी तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो वो जो मॉइस्चर है वो फ्रीजेज एंड चॉक द वाल्व, जो वो मॉइस्चर है वो जम जाएगी, जो वाल्व्स हैं उनके पास में, तो वाल्व जो हैं वो चॉक हो सकते हैं, वाल्व जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड जो है थर्ड जो है लास्ट, एक्सपेंशन इन ओपन सिस्टम इज लिमिटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेवल ओनली, नो सच रेस्ट्रिक्शन टू क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में हम देखते हैं कि एक्सपेंड करना है सडनली उसको, तो एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर, ताकि हम उसका टेम्परेचर क्या है बहुत लो प्राप्त कर सकें, ताकि वह जब रेफ्रिजरेटर स्पेस में से गुजरे तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हीट ले सके। लेकिन जो ओपन सिस्टम है उसके अंदर हम, क्योंकि उसे खुले और एटमॉस्फेयर में ही जो प्रशीतित जो है क्षेत्र वहाँ पे भेजना है उसको, इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा हम लोड प्रेशर पे वहाँ पर नहीं ला सकते हैं, जबकि क्लोज सिस्टम में हम ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये जो है बाधा उसमें नहीं होती उत्पन्न। वायु जो प्रशीतन प्रणाली है उसके अंदर जो है दो तरीके के चक्र यूज़ किए जाते हैं। जो बंद जो है क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें दो तरीके के जो चक्र साइकिल काम में लिया जाता है। एक है प्रतिवर्तित जो है कार्नोट चक्र, या बोलेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, और सेकंड है प्रतिवर्तित ब्रेटन जो है चक्र या रिवर्स ब्रेटन साइकिल। इसका अन्य नाम है बेल कोलेमन चक्र भी इसे कहते हैं। एक तो जो कार्नोट साइकिल है उसका रिवर्स, और एक ब्रेटन साइकिल है उसका रिवर्स है, वो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से ये साइकिल होते हैं, इनमें कौन कौन से जो हैं प्रक्रम होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से कार्नोट जो साइकिल है वो वर्क करता है और उसमें कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र या रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। तो हमने पहले जो है सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कार्नोट साइकिल। वो क्या साइकिल है, जिसके अंदर दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। एफिशिएंसी जो होती है जो उष्मा इंजन की, कार्नोट उष्मा इंजन की, वो मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसे आइडियल साइकिल भी माना जाता है। और इसके अंदर जो है हम ये एक हाइपोथेटिकल सैद्धांतिक रूप से है, एक्चुअल में इस तरीके की एग्जिस्टेंस किसी इंजन की होती नहीं है। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस थे कि उसमें हमने यहाँ जो दे रखा है, इसी डायग्राम को देखते हैं हम समझते हैं कि पीवी डायग्राम जो हमने कार्नोट साइकिल का बनाया था वो सेम इसी तरीके से था। डिफरेंस ये था जो डायरेक्शन थी प्रोसेस की वो किस तरीके से थी, वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। यानी यहाँ पे जैसे मान लो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 था, और जो एरोज़ के डायरेक्शन थे वो इस तरीके से थे। यानी साइकिल जो था वो किस डायरेक्शन में घूम रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो पीवी डायग्राम का एरिया होता है वो वर्क आउटपुट को शो करता है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब सारे प्रोसेस मूव करते हैं तो हमें वर्क आउटपुट मिलता है। वो साइकिल कैसा होता है, वर्क आउटपुट मिलता है और पॉजिटिव वर्क मिलता है हमें, ठीक है ना। उससे हमें जो है, जैसे उष्मा इंजन में भी जानते हैं क्या होगा, जब कुछ ना कुछ हीट देंगे तो उससे हमें वर्क आउटपुट मिलेगा। जबकि रिवर्स जो साइकिल होते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। जो एरो के साइन आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से। कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे जो ये साइकिल होता है, इसमें जो वर्क होता है वो क्या होता है, इनपुट। यह इस साइकिल में वर्क इनपुट साइकिल होता है, हमें कार्य करना पड़ेगा सिस्टम पर, जिससे हमें कोई ना कोई डिज़ायर इफेक्ट मिलेगा। तो रेफ्रिजरेशन में हम जानते हैं हमें किसी स्थान को ठंडा करना है, तो हम कुछ ना कुछ वर्क इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में कंप्रेसर को देंगे, तो हमें जो है कोई इस क्षेत्र ठंडा मिलेगा। इसमें प्रोसेस क्या क्या होते हैं उनको हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन, सेकंड है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये यहाँ पे 1 से 2 जो है वो हुआ एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 पे ये प्रेशर P1 था, ये P2 हो गया है, तो प्रेशर यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया है, तो इसको ये जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ के T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर पहुँच गया है। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें आपकी हीट एक्सचेंज होगा नहीं, तो डेल्टा Q जो है यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और यह रिवर्सिबल है, तो इसीलिए आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो। तो हमने देखा था कि एंट्रोपी जो है क्या होती है, डेल्टा Q/T, तो डेल्टा Q जब है ही नहीं तो डेल्टा S भी क्या होगा, 0, तो एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी, तो आइसोएंट्रोपिक कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगी एडियाबैटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट है 2 से 3, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके अंदर क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर से यहाँ पर हम देख रहे हैं P2 से P3 के लिए जो है प्रेशर, तो यहाँ से P2 ये P3 प्रेशर फिर से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट 3 से 4 फिर से क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सडन यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे एडियाबैटिकली, और जो 4 स्टेज पे है वहाँ पे क्या होगा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा, तो 4 से हम इसको भेजेंगे फिर रेफ्रिजरेटर स्पेस में, और जब 4 से 1 जाएगा वहाँ एक्चुअल हमारे क्या होगा, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो है ठंडक वो उत्पन्न होगी। तो 4 से 1 जब ये प्रोसेस जाएगा वहाँ होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, आइसोथर्मल है इसलिए, और जो है प्रेशर वो क्या हो रहा है, कम होगा। तो 2 तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस होते हैं और 2 होते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमने देख लिया कि 2 प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है, तो इनमें तो हीट का कोई आदान प्रदान होगा नहीं, तो बचे सिर्फ प्रोसेस ये वाला एरिया और ये, यहीं पे क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान होगा। तो हम ये जानते हैं कि लो टेम्परेचर पे यहाँ पे जो है उष्मा गेन करेगा, तो वो Q1 हमने लिया है, और जब 2 से 3 जब प्रोसेस जाएगा तो वो Q2 हीट वो है रिलीज़ करेगा, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये Q2 हीट है वो 2 से 3 के लिए रिलीज़ होगी, और Q1 हीट है वो साइकिल के अंदर की तरफ इनपुट है, तो हम अवशोषित कर रहे हैं वहाँ से रेफ्रिजरेटेड स्पेस से। तो इस तरीके से 2 जगह पे उष्मा का आदान प्रदान होगा, और बाकी 2 जगह पे एडियाबैटिक है, इसलिए कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इस तरीके से 4 प्रोसेस हैं, 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसे हम TS डायग्राम में भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से TS डायग्राम में ये होता है। तो TS डायग्राम में हम देख रहे हैं आइसोएंट्रोपिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो S1 = S2, और परपेंडिकुलर लाइन है 1 से 2 के लिए। फिर 2 से 3 के लिए जो है आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है। फिर 3 से 4 के लिए फिर से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और वापस 4 से 1 के लिए जो आइसोथर्मल है तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे T1 कांस्टेंट है। तो कुल मिला के ये 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क करेगा कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन, जो है रिवर्स कार्नोट इंजन, जो एज ए रेफ्रिजरेटर है। रिवर्स कार्नोट इंजन जो है एज ए रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क करेगा, T1 एंड T2, लो टेम्परेचर T1 और हाई टेम्परेचर जो है T2 पर। तो लो टेम्परेचर पर Q1 जो हीट है वो यहाँ से ये लेगा रेफ्रिजरेटर, और Q2 हीट है वो रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग में। इस तरीके से यह साइकिल जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है वर्क इनपुट साइकिल वर्क करेगा। तो 2 यहाँ पे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस हैं और 2 अपने एडियाबैटिक, 2 आइसोएंट्रोपिक एडियाबैटिक और 2 हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरीके से ये दोनों साइकिल है। तो हम देखते हैं ऊपर वाले डायग्राम में, PV डायग्राम में जो ग्राफ है वो इस तरीके का है जिसमें एरिया इजीली हम निकाल नहीं सकते, तो हम TS डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे PV डायग्राम का जो एरिया है वो वर्क डन को बताता है, वैसे जो है नेट हीट एक्सचेंज को बताता है एरिया TS डायग्राम का। टेम्परेचर और एंट्रोपी जो डायग्राम है वो
नेट हीट एक्सचेंज को बताता है, जो कि होता है वर्क डन को। तो इस तरीके से जो है टोटल हीट Q2 उसमें से माइनस Q1 जो है अवशोषित को कर देंगे तो Q नेट जो है वर्क डन हमें मिल जाएगा। किस तरीके से हम COP जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल की कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो है हमें टोटल जो है हीट एक्सचेंज निकालना है। तो दो प्रोसेस में तो हो ही नहीं रहा है। हम जानते हैं कि इस चक्र पर प्रति किलोग्राम पर केजी वायु के लिए किया गया कार्य, तो कार्य हमें पता है क्या होगा, निष्कासित ऊष्मा हीट रिजेक्टेड कितनी की गई डिवाइड बाय माइनस अवशोषित ऊष्मा। तो हम हीट रिजेक्ट कर कहाँ रहे हैं, फिर से इस डायग्राम में देखेंगे तो 2 से 3 जब प्रोसेस जाएगा तब ये सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट करेगा, तो Q 2 से 3, और जब 4 से 1 आएगा तब ये क्या करेगा, Q1 हीट जो है वो 4 से 1 के लिए क्या करेगा, अवशोषित करेगा जो है रेफ्रिजरेटेड स्पेस से। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आप अपने ये जो एरिया है हैचिंग वाला वो हो जाएगा W नेट वर्क इनपुट हमें कितना किया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसको मैं एक बार आपको TS उस डायग्राम से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर था हाई टेम्परेचर T2, ये लो टेम्परेचर T1, इसके बीच में ये रेफ्रिजरेंट था, यहाँ पे हमने W वर्क किया था, तो यहाँ पे ये हीट, तो ये Q2 और यहाँ से ये हीट गई थी ये Q1, ये था रेफ्रिजरेटर। इस तरीके से हमने बेसिक डायग्राम पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसी से लेते हुए ये Q2 यहाँ हो रही है रिजेक्ट, Q1 यहाँ से अवशोषित हो रही है और W हम इस पर कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम है वो सिंपल सा रेक्टेंगल एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना आता ही है। तो हमें Q2 जो है वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं Q2, तो एरिया Q2 किसके बराबर होगा, ये एरिया कहाँ तक लेना है, इस नीचे वाली लाइन तक। तो हमें पता है ये मान लो लंबाई और ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई, तो जो है मान लो लंबाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हो जाएगी T2 के बराबर, ये जो हाइट है वही, और इस तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ओरिजिन यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा S2 मान लो माइनस S3 इसके बराबर, क्योंकि इतना जो डिफरेंस है यहाँ पर उससे जीरो ओरिजिन से आगे स्टार्ट हुआ है आयत रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लंबाई 0 से स्टार्ट है T2 और T2 माइनस 0 मतलब T2, और इस तरफ हो जाएगा S2 माइनस S3। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे जो है ये Q2 से 3 T2 S2 माइनस S3। सिमिलरली जो है Q1 जो हीट निकालनी है जो कि अवशोषित कितनी हुई, तो उस समय एरिया होगा सिर्फ ये, तो इसमें जो हाइट है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा T1 ये, और ये जो चौड़ाई है वो फिर से S2 माइनस S3, क्योंकि S1 जो है इक्वल्स टू S2 है और S3 है वो इक्वल्स टू S4 है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है। तो इस रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई या हाइट मान लो T1 इंटू चौड़ाई इसकी S2 माइनस S3, फिर से ये, तो दोनों में से कॉमन जो है S2 माइनस S3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इंटू S2 माइनस S3 जो कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अपने नेट वर्क जो है W जो है वर्क उसके बराबर हो जाएगा। अब हम COP इजीली निकाल सकते हैं कि प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र पर प्रचालित निकाय जो है सिस्टम जो वर्क कर रहा है जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पर बेस है उसके आधार पर काम करता है, उसका निष्पादन गुणांक, तो हमें पता है डिज़ायर इफेक्ट या प्रशीतन प्रभाव वो कब से कब हो रहा है, 4 से लेके 1 तक जब ये जाता है प्रोसेस तब हीट यहाँ से Q लेता है, तो इस समय रेफ्रिजरेशन होगा। तो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा डिवाइड बाय, इसके लिए हमने क्या हमें कार्य इस पर करना पड़ा ऐसा करने के लिए, तो वो हो जाएगा हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Q4 से 1 डिवाइड बाय Q2 से 3 माइनस Q4 से 1, यहाँ जो नीचे वाली हीट थी Q2 माइनस Q1, तो इनमें वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगी T1 इंटू S2 माइनस S3 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 इंटू S2 माइनस S3, ये हम यहाँ निकाल चुके थे, यहाँ से वैल्यू पुटअप करनी है, तो क्या हो जाएगा S2 माइनस S3 जो है S2 माइनस S3 कट जाएंगे, क्या बचेगा T1 बटा T1 T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये जो है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो कि कार्नोट साइकिल पर बेस है उसकी आ जाएगी, जहाँ पर T2 जो टेम्परेचर है वो क्या है हाई टेम्परेचर है और T1 से वो बड़ा है, तो इसका आंसर क्या है T1 अपॉन T2 माइनस T1।
तो हमेशा क्या होगा, COP ऑफ कार्नोट साइकिल जो है रेफ्रिजरेटर रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 माइनस T1, लो टेम्परेचर डिवाइड बाय हाई माइनस लो। हमेशा ध्यान रखना है, कोई कोई बुक में ये उल्टे हो सकते हैं, T1 हाई टेम्परेचर है, T2 नीचे का तरफ है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये ध्यान रखना है लो टेम्परेचर डिवाइड बाय हाई माइनस लो जो है डिफरेंस होगा पॉजिटिव लेना है, तो T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये जो है कार्नोट साइकिल की जो रेफ्रिजरेटर जो बेस है कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल पर उसकी COP निकल जाएगी। उसके बाद में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि COP ऑफ जो पंप है वो क्या होती है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो यहाँ पर निष्पादन गुणांक जो है पंप का वो हो जाएगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हम निकाल चुके हैं अभी, T1 लो टेम्परेचर डिवाइड बाय T2 माइनस T1, या LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ऊपर T1 और ये 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो फिर से यहाँ पर T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T1 से T1 कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, जो आंसर आएगा वो आएगा T2 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, यानी कि COP ऑफ जो पंप होती है वो होती है हाई टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1। तो इसमें हम जानते हैं पंप में कि उसमें हमें डिज़ायर जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, किसी एरिया को गर्म करना, तो उसमें Q2 है वो इम्पोर्टेंस है, यानी कि T2 है उसकी जो है महत्ता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर T2 है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है T2 है वो आ जाएगा, नीचे तो डिफरेंस जो है टेम्परेचर का वो होता ही है। तो इस तरीके से ये COP ऑफ पंप निकल जाएगी। अब हम कार्नोट साइकिल जो है पिछली बार जो है सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था, उस इंजन की जो दक्षता है वो किसके बराबर थी, ऊष्मा इंजन की, जो कि कार्नोट साइकिल पर बेस है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय जो है हीट इनपुट। तो यहाँ पे क्या था T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T2, जो हमने हीट इंजन की जो COP पढ़ी थी वो पढ़ी थी T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T2, और ये इसका क्या है, जस्ट उल्टा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंजन की जो दक्षता है नीटा, COP ऑफ इंजन का मतलब क्या हो गया, नीटा दक्षता, तो जो उसकी दक्षता है इंजन की दक्षता है वो किसके बराबर होगी, 1 अपॉन COP ऑफ पंप के COP के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बताया आपको इंजन, यहाँ पे ये बता देता हूँ वापस, यहाँ से हमने हीट ली थी कोई ना कोई, ये टेम्परेचर हाई ये इंजन था और ये टेम्परेचर था लो T1, और यहाँ से W हमें कार्य मिला था क्योंकि वो इंजन था इसलिए, तो उस समय क्या था, यहाँ से हीट कितनी ली, T2 जो है वो था, वर्क डन हमें कितना मिला, तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T2 जो है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या था W, आउटपुट था W डिवाइड बाय इनपुट क्या था T2, तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T2 जो यहाँ पे है। तो इस तरीके से इंजन की जो है एफिशिएंसी या COP ऑफ इंजन बोले, एक्चुअल में तो एफिशिएंसी होती है इसलिए नीटा बोल सकते हैं उसको, उसके बराबर होगी। और अब लास्ट जो है कि इसके बारे में 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि एक तो कार्नोट चक्र के द्वारा उष्मा इंजनों का प्रचालन एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जैसा हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में ऐसा कोई इंजन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि कार्नोट चक्र पर कार्य करे। सिमिलरली प्रतिवर्तित जो कार्नोट चक्र है उस पर भी प्रचालित निकाय जो है सिस्टम जो कि उस पे बेस हो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे, ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज संभव नहीं है, क्योंकि ये एक सैद्धांतिक है लेकिन संभव नहीं है, लेकिन ये बेसिक है जो कि आइडियल एज ए आदर्श के रूप में वर्क करता है। तो उष्मा इंजनों के लिए कार्नोट चक्र एक आदर्श चक्र के रूप में वर्क करता है, उसको हम बेसिक मान के उससे आगे हम स्टडी करते हैं। सिमिलरली वायु और वाष्प जो प्रशीतन चक्र हैं, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं इसमें, और नेक्स्ट पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन, उनके लिए भी जो है प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र एक आदर्श चक्र के रूप में जो है वो वर्क करता है, प्रयोग किया जा सकता है कि सारे साइकिल की जो भी एफिशिएंसी निकालेंगे वो हम एक आइडियल साइकिल इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। आइडियली हम ऐसा मान सकते हैं कि 100% कार्नोट साइकिल जो है उसकी 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन इस तरीके के हीट एक्सचेंजर अवेलेबल नहीं है जिसमें एक ही समय ऊर्जा दें, वो पूरी ले ले और वापस ऊर्जा दे दे, यानी कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस दो हैं वो उनकी एग्जिस्टेंट होती नहीं है, इसीलिए ये साइकिल जो है एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो इस तरीके से आज हमने जो है कार्नोट साइकिल है उसके बारे में, जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बेस है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, उसके बारे में हमने फाइंड आउट किया। COP जो है क्या होती है, निष्पादन गुणांक, वो होता है लो टेम्परेचर डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। और साथ साथ में हमने ये देखा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है
उसके अंदर जो है क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है आजकल, और इसके साथ साथ ये 2 तरीके के चक्रों पर डिपेंड करती हैं, कार्नोट चक्र, रिवर्स कार्नोट साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम जो है रिवर्स ब्रेटन साइकिल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।